बंगाल की लड़ाई में ममता बनर्जी ने आज फिर नंदीग्राम से संग्राम का ऐलान कर दिया। वो इस बार नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। আমি নন্দীগ্রামেই লড়ছি। আমি যখন কথা দিই কথা রাখি। আমি যাদবপুর থেকে জীবন শুরু করেছিলাম। যাদবপুরেও আমি দাঁড়িয়েছিলাম এবং যখন কেউ সেখান থেকে দাঁড়াতে চায়নি, তারপরে আমি ভবানীপুরে আমি 7 बार কন্টেস্ট করেছি। ममता बनर्जी ने ऐलान किया तो नंदीग्राम में उनके पुराने सेनापति शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि नंदीग्राम में ममता बनर्जी हारेंगी। আমি নন্দীগ্রামে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারাবো। আপনারা নিশ্চিত থাকুন, হারাবো আমি আমাকে দল প্রার্থী করলেও হারাবো সরাসরি, অন্য কাউকে প্রার্থী করলেও আমি পদ্ম ফুল ফুটাবো, দায়িত্বটা আমার। ममता बनर्जी के बारे में पहले कयास लगाया जा रहा था कि वो नंदीग्राम के अलावा भवानीपुर से भी लड़ेंगी, जो उनकी सीट रही है। लेकिन सिर्फ नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान करके ममता ने अमित शाह की चुनौती को भी स्वीकार करके दिखाया है। अब लड़े एक बार, जो बोली है तो बोली तो है सबके सामने, तो लड़े बस। तो आप क्या चाहेंगे, दोनों सीटों पे लड़े कि एक पे लड़े? मैं तो चाहता हूं कि इतना विश्वास है तो 2 जगह से नहीं लड़ना चाहिए, मगर जनता को ये दिखाना है कि मेरी पार्टी जीतने वाली है और मैं आज भी पॉपुलर हूं, तो एक ही सीट पर से लड़ना चाहिए और नंदीग्राम से लड़ना चाहिए, क्योंकि वो बोल गई है। यानी इस बार बंगाल की नंदीग्राम सीट पर पूरे देश की नजर रहेगी। ममता बनर्जी ने आज एक झटके में बंगाल की 291 सीटों पर अपने सभी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, तो सियासी हलचल होनी ही थी। और इसी हलचल के बीच आज कौन बनेगा मुख्यमंत्री का काफिला बंगाल के हावड़ा सेंट्रल विधानसभा क्षेत्र पहुंचा है। हावड़ा सेंट्रल से टीएमसी के अरूप रॉय विधायक हैं, जिन्हें आज फिर ममता बनर्जी ने इसी सीट से टिकट दिया है। अरूप रॉय ममता सरकार में मंत्री भी रहे। हावड़ा सेंट्रल में मनोज्ञा लोहिवाल घूमी तो कुछ लोग मिले जिन्होंने यहाँ के मुद्दे बताए। सबसे पहला यही होना चाहिए, हर आदमी का हाथ में काम। अभी जो सांप्रदायिक का इशू हो रहा है, हिंदू मुस्लिम का बात हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। वैसे पूरे हावड़ा में विधानसभा की 16 सीटें हैं, सब पर अभी ममता का ही सिक्का चलता है। लेकिन अब की बार क्या होगा, यही जानने के लिए मनोज्ञा लोहिवाल आज की बहस शुरू कर रही हैं। নমস্কার, আমি मनोज्ञा लोहिवाल और अपना देखছেন আপনার পছন্দের চ্যানেল एबीपी न्यूज, क्योंकि चुनाव का मतलब है एबीपी न्यूज। आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा ऐलान कर दिया, नंदीग्राम से लड़ूंगी चुनाव। मतदान में इस बार जनता जो भी फैसला करे, लेकिन दीवारों पर दीवार लेखन शुरू हो गया है। ये अरूप रॉय की सीट, मंत्री हैं पश्चिम बंगाल की सरकार में, 2 बार विधायक रह चुके हैं, लेकिन इस बार जनता किस ओर मुड़ेगी, क्या फैसला देगी, बड़ा दिलचस्प होगा। हमारे साथ जुड़ रही है एक बड़ी ही शानदार ऑडियंस, जो बताएगी और सवाल करेगी नेताओं से और नेताओं के प्रतिनिधियों से। साथ में जुड़ रहे हैं डॉक्टर निखिल प्रसून बीजेपी से, मानव जायसवाल हैं तृणमूल कांग्रेस से, संदीप जायसवाल हैं कांग्रेस से और तमीजुल हक साहब हैं सीपीआईएम से। शुरुआत करते हैं तृणमूल कांग्रेस से। आखिर ऐसा क्या हो गया कि दीदी ने भवानीपुर छोड़ दिया और नंदीग्राम चली गई? हमारे पास एक देखा गया है कि जिस तरीके से जिनको उन्होंने अपने बेटे की तरह संभाला और उन्होंने जिस तरीके से धोखा दिया, बंगाल की जनता जानती है कि बंगाली कुछ भी करेंगे धोखा नहीं देंगे। मुझे पता नहीं कि शुभेंदुदा को क्या हुआ, उन्होंने किस तरीके से धोखा दिया, तो दीदी ने लिया कि भाई चलो कहीं भी हो, भवानीपुर तो हमारा घर है, वहाँ तो मैं सुरक्षित हुई। नंदीग्राम में जहाँ से मैंने अपना पूरा जीवन शैली इस सरकार का स्टार्ट किया, जो आंदोलन से हमने शुरू करी, हम फिर से वहीं से स्टार्ट करें, क्योंकि बीजेपी की जो रणनीति है, जो तोड़ने की जो रणनीति है, दीदी ने सोचा कि अब हम जोड़ने की रणनीति करेंगे और फिर नंदीग्राम से शुरू करेंगे और फिर एक नया इतिहास। मानव जी, जब परिवार टूट रहा था, तोड़ने की रणनीति तो फेल हो गई। आपने कहा कि अगर माता है तो क्या अपने पुत्र के खिलाफ इस बार चुनाव में उतर जाएंगी, क्योंकि माता को माता नहीं होती है हमारी संस्कृति में। यही आपको पता होना चाहिए कि ये बंगाल की धरती है, ये दुर्गा और काली की धरती है। इन्होंने गलत का संहार किया है और हमको याद है एक छोटा सा मूवी था मदर इंडिया, जहाँ पे नरगिस हीरोइन थी, उनके बेटे थे जो डाकू बन गए थे, और वहाँ एक सीन था जो लास्ट में काफ़ी ममत्वमय सीन है, जहाँ पे उन्होंने अपने बेटे को गोली मारी। तो ये बात सही है कि अगर सही का साथ अगर बेटा देगा तो हर माँ उसके साथ होगी, और अगर वो गलत का साथ देगा
तो माँ दुर्गा का भी रूप होगी, माँ काली का भी रूप होगी, और माँ हर वो शक्ति का प्रदर्शन करेगी कि हमारे बच्चे, क्योंकि उनके लिए 10 करोड़ बच्चे हैं, अगर एक बेटा गलती कर रहा है तो वो 10 करोड़ को अनाथ। तो क्या एक बार अगर बीजेपी का हाथ थाम लिया तो पुत्र को गोली मार दे? देखिए, पश्चिम बंगाल की जनता को मैं बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं। उन्होंने अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन इसे हमें क्या संदेश मिला है? हमारे भारतीय जनता पार्टी के कर्मियों को यह संदेश मिला है कि हो रही है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। क्या बुनियाद ही हिल चुकी है और अब कांग्रेस मैदान में उतर गई है कि इस बुनियाद पर एक नई इमारत खड़ी कर? मैडम, भाजपा जी भाई साहब अभी जिस बुनियाद की बात कर रहे हैं ना, तो बुनियाद तो 1947 से कांग्रेस ने भारत देश को दिया है। जिस बुनियाद को ये आज बेच रहे हैं ना, उसी बुनियाद की मैं बात करता हूं। अभी 22 करोड़ 40 लाख मैं एलपीजी गैस सिलेंडर की बात कर रहा हूं। मोदी जी बहुत खूबसूरत फोटो लगा रहता है उनका हंसता हुआ नूरानी चेहरा पेट्रोल पंप पे, जिसको अभी इलेक्शन कमीशन हटा रही है। उन्होंने कहा जिस बात को ना कि 8 करोड़ उज्ज्वला योजना की बात कही। उज्ज्वला योजना लगभग 7 करोड़ डेटा है जो दिया गया, उसमें भारतवर्ष के जनता के साथ ठगी कैसे गई। अब देखिए, कांग्रेस के कार्यकाल में, मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 414 रुपए इसका रेट था, ध्यान रखिएगा, 414 रुपए सिलेंडर था। आज 847 रुपए बंगाल का रेट है और 22 करोड़ जनता को बेवकूफ बनाकर सब्सिडी हटा के उनसे 847 लिया जा रहा है। किस बुनियाद की बात कर रहे हैं बीजेपी, मुझे बताइए जरा। संदीप जी, ये आपका जवाब तो लेंगे, लेकिन ये भी बता दीजिए कि अब सीटों पर सहमति होगी कि अभी और समय लगेगा? देखिए, सीटों पे सहमति तो हमारी पहले से तय है। अभी जो है धोखे की बात हो रही है। असल में एक तरफ जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूरे देश को धोखा दे करके आज यहाँ तक पहुंची है, और हमारी ममता बनर्जी जो है वो धोखे के बुनियाद पे ही पार्टी का गठन किया था। कांग्रेस को धोखा दे करके तृणमूल कांग्रेस बनाया और सब धोखेबाज को हमारी देश। मिजुल साहब, आप भी तो कहते हैं सेक्युलर, मगरबी बंगाल की बात कर रहे हैं, तो सेक्युलर फ्रंट में इंडियन सेक्युलर फ्रंट क्या कर रहा है? इंडियन सेकुलर फ्रंट क्या करेगा? आज वो सेकुलर है। आप जो है ये सेकुलरिज्म के बारे में जो बोल रहे हैं, हमारे जो है भारतीय जनता पार्टी कहीं मठ से पुरोहित को उठा करके ले आए तो वो सेकुलर है। ममता बनर्जी जो है सदीकुल्ला चौधरी को उठा करके लाए, वो फुरफुरा शरीफ जाकर करके अगर इतवा सिद्दीकी से मिले तो वो सेकुलर है। और हमारे जो है जो अब्बास सिद्दीकी, वो जो है दलित की बात कर रहे हैं, पिछड़े की बात कर रहे हैं, पूरे देश की जनता की बात कर रहे हैं, तो वो सेकुलर नहीं। अब्बास सिद्दीकी और तौहाद सिद्दीकी एक ही परिवार के दो लोग अलग अलग कैसे हो जाते हैं? अब ये उनके पारिवारिक मसला है, और जहाँ से उनकी आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी का प्रॉब्लम होगा। लेकिन हमारा परिवार बहुत बड़ा परिवार है, टीएमसी परिवार माने अद्भुत। और जिस तरीके से हमारी नेत्री ने आज बहुत ही यंग लोगों को और 50 से ज़्यादा महिलाओं को एक मौका दिया है और सबसे जुड़ने का मौका दिया है। जो छोड़ चुके उनके बारे में भी बता दीजिए। जो छोड़ राजीव बनर्जी हावड़ा छोड़कर चले गए, आप ही के पार्टी के थे, इतने ज्यादा 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीते थे। ऐसा क्या हो गया कि एक बेटे से नाराजगी और दूसरे से नहीं? मुझे याद है शायद राजीव बनर्जी ने कभी आईएनसी से लड़े थे, सॉरी वो नेशनल फ्रंट या किसी से, नेशनल कांग्रेस, उसमें शायद शुभेंदु भी लड़े थे। उसमें शायद उन्होंने 1000 या 1500 वोट जुगाड़े थे। वो 1 लाख वोट जो उनको मिला था वो नेत्री की वजह से मिला था, उनकी अपनी काबिलियत नहीं थी। क्या करेगी बीजेपी? कुछ कर पाएगी? क्या काबिलियत है कि पार्टी का फॉर्मूला था? देखिए, मैं ये कहता हूं कि इन लोगों को ये कहना चाहिए, सोचना चाहिए कि लोग मानसिक दिवालियेपन के शिकार हो चुके हैं। आज इंडस्ट्रियल सेक्टर में बंगाल 20वें स्थान पर है, आज सर्विसेज सेक्टर में 28वें स्थान पर है। पर कैपिटा इनकम जो है सो 1,12,000 है, जो कि पूरे देश के औसत से 10,000 रुपया कम है। 78% जूट का दाम जो है सो हमारी मोदी सरकार। केंद्र सरकार में आप है, जूट तब भी ठीक कर देते, केंद्र सरकार में रहकर जूट के सवाल बंगाल से उठा रहे हैं। क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल टीएमसी से है, माननीय विधायक अरूप राय जी से है। वो जिस गली में रहते हैं उनका रास्ता, आप एनएस रोड कभी आइएगा देखिएगा, इतना रास्ते से ज़्यादा गड्ढे हैं, तो इस बारे में कुछ राय दीजिए कि इतने गड्ढे क्यों है। यहाँ जितने जनता बैठी है उनसे पूछ लीजिए, वो लोग सफ़र करते हैं तो उनको बताइए। झूठ है? क्या सवाल? एक सवाल है भाजपा का मेरा। भाजपा वाला बोलते हैं सबका साथ सबका विकास। ये विकास क्या पूरा देश का नागरिक और या अंबानी का विकास हो रहा है? किसका विकास हो रहा है ये भी सवाल करेंगे। सवाल आपका? सवाल था आपका, क्या सवाल है? मैं ये पूछना चाहूँगी कि महिलाओं का क्या सुरक्षा के लिए क्या किया जा रहा है? क्या किया जा रहा है? किससे सवाल है?
बीजेपी से। बीजेपी से हर सवाल बीजेपी से होता है, सबसे ज्यादा मुद्दा आप ही उठाते हैं, क्या सवाल है आपका? मैं अपने टीएमसी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि राजनीतिक हत्या तो बहुत पुरानी है, इस बंगाल में होते रहता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से इस हावड़ा में आम लोगों को भी हत्या होती है। बेलियास रोड में हत्या हो जा रही है, यहाँ मध्य हावड़ा के फजीर बाजार में हत्या हो जा रही है, यहाँ शिवपुर में हत्या हो रही है। तो आम जनता की सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन ले रहा है? टीएमसी पिछले 10 साल से सत्ता में। झूठ है, आप ही सच बता दीजिए, आप ही बता दीजिए क्या सच है, सच क्या है? अभी बंगाल पूरा शांत है, कोई इसमें झूठ झमेला कुछ नहीं है। बंगाल पूरा शांति में। आप कोई भी महिला को जाके पूछिए बंगाल कितना। 140 लोग जो मरे हैं उनका हिसाब भी दे दीजिए। बीजेपी कह रही है उनके 140 कार्यकर्ता मरे हैं, क्लेम करती है। साल में बहुत विरोधी का आदमी, 60,000 विरोधी का कर्मी मर गया, और आप 134 का बात बोला। क्यों उनके जमाने में जो हुआ वो आप उसके से टक्कर लेंगे? टीएमसी से मेरा सवाल है कि यदि ममता बनर्जी ने इतना काम किया ही है तो आज उनको अपना भवानीपुर का सीट छोड़ के नंदीग्राम क्यों जाना पड़ा? क्यों जाना पड़ रहा है दीदी को भवानीपुर से नंदीग्राम? दोबारा ये सवाल, सड़कों का हाल और महिलाओं की सुरक्षा। मैं तीनों प्रश्नों को अलग अलग तरीके से उसको भिन्न भाग से बोलूंगा। पहले जहां तक सड़कों की सवाल है, हम लोगों को सबको पता है कि पिछला 1 वर्ष जिस तरीके से हमने कोरोना काल में जिस तरह संक्रमण बढ़ा था, बहुत सारे लेबर्स काम नहीं कर पाए थे, बहुत सारे प्रशासनिक लोग काम नहीं कर पाए थे। हम लोग सिर्फ स्वास्थ्य के लिए लगे थे, हर घर में खाना पहुंचाना, खिचड़ी पहुंचाना, लोगों को अस्पताल पहुंचाना, एम्बुलेंस देना, ये प्राथमिकता थी, ना कि सड़क प्राथमिकता। 9 साल से आप सड़क बना रहे हैं, 1 साल में खराब हो गई। भाई आपको ये जानकारी होगी कि यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का जो वेदर है, यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, यहाँ पे हमारे सड़कें उस तरीके से नियमित नहीं होती हैं। हमारे सड़कों को रेगुलर रिपेयर की ज़रूरत पड़ती है, और अगर निरंतर 6 महीने 7 महीने साल भर अगर वो निरंतर रिपेयर नहीं हो। महिला सुरक्षा, 140 कार्यकर्ताओं की मौत। अब हमको बताइए कि बीजेपी को पता है कि बंगाल में 140 कार्यकर्ता उनके मारे गए। भाई उनके पास आंकड़े होंगे, लेकिन ये कहीं कोई पूछा किसी ने कि सिंधु बॉर्डर में 200 के ऊपर लोग मारे गए? क्या बीजेपी के पास वो आंकड़ा है? मुझे ये भी पता है कि पार्लियामेंट में जब पूछा गया कि भैया हमारे जो प्रवासी लोग जो मारे गए रास्ते में गुजरात से बिहार आते वक्त, दिल्ली से बिहार आते वक्त, उनके डेटा कहाँ हैं? आप डेटा कहाँ है? एनसीआरबी में कहीं डेटा नहीं है बंगाल का, तो सवाल उठ रहे हैं। लौटे एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि चुनाव का मतलब एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। स्वागत है आपका कौन बनेगा मुख्यमंत्री में, चुनाव मतलब एबीपी न्यूज। हमारे साथ जुड़ रहे लोग पूछते हैं सवाल, क्या है सवाल आपका? मेरा सवाल टीएमसी से है। यहाँ पे दीदी लोकतंत्र की और संविधान की बात करती हैं। हावड़ा शहर में और इसके साथ 125 कॉरपोरेशन में पिछले 3 साल से चुनाव नहीं हुआ। इसका क्या कारण है कि लोकतांत्रिक अधिकार का हत्या किया जा रहा है पश्चिम बंगाल? लोकतांत्रिक अधिकारों पर सवाल उठ रहे हैं, पूछिए। मेरा प्रश्न है टीएमसी से ही कि जो हर साल एसएससी की परीक्षाएं हुआ करती थी, ये विगत कई वर्षों से एसएससी की परीक्षा नहीं हो रही है और नौजवान युवा नौकरी नहीं पा रहे हैं, इसका क्या कारण है? क्या कारण है? युवाओं से पूछ लेते हैं, क्या सवाल है आपका? আমাদের তো একটা সবার চাকরি দরকার, তো আমরা এখন ইয়ং জেনারেশন, তো আমাদের তো এখন চাকরিটা দরকার, তো আমরা চাই যে সবার জন্য যেন আমাদের চাকরিটা হয়। नौकरी पर सवाल इस बार आपका क्या सवाल है दीदी? हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि दीदी एक इंसान का जन्म से लेके मौत तक हर प्रकल्प बनाए हुए हैं, इस बलबूते पर दीदी वोट मांग सकती है, लेकिन बीजेपी बंगाल में क्या किया जिस बलबूते पर वो वोट मांग सके बंगाल से? हम बोल रहे हैं बीजेपी वाले से, बोल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, जबकि हम लोगों को एशिया का सबसे बड़ा मंगला हाट, जो इसमें लाखों लोग बेरोजगार काम करते हैं, उनके बीजेपी वाले लोग पोस्टर लगाकर वो लोग बोलते हैं कि यहाँ से मंगला हाट हटाया जाए। अब आप बता दीजिए, मंगला हाट हटा दीजिए, क्या किया है केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर किस मुंह से वोट मांग रहे हैं? दीदी ने तो जन्म से मरण तक का सबके लिए कुछ न कुछ स्कीम्स दे दी हैं। देखिए, अगर मैं मोदी सरकार की उपलब्धियों को गिनाना शुरू करूं तो कल सुबह तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। दोस्तों, महिलाओं के लिए सबसे पहले मैं आता हूं। महिला संक्षेप में बताइए। मैं बता रहा हूं, सुकन्या समृद्धि योजना की बात करिए, महिलाओं के लिए खिलाफ जो दुष्कर्म होता है उस पर जो है सो फांसी की सजा की बात करिए, मैटरनिटी लीव को बढ़ाने की बात करिए, ईपीएफओ में कंट्रीब्यूशन की बात करिए, और निर्भया फंड जो कि अभी तक अधूरा पड़ा हुआ था,
निर्भया फंड को जमीन पर उतारने का काम किया है महिलाओं के लिए। और अब आइए पश्चिम बंगाल के लिए क्या किया यहाँ की सरकार ने। मैं ये कहना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो 8400 करोड़ रुपया हमारे किसानों का था। निखिल जी ये भी बता दीजिए, जो इतने फंड है उसमें एक पीएम केयर्स फंड भी है, उसका जवाब नहीं मिलता है आरटीआई में भी। पीएम केयर्स फंड के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने सारे दिशा निर्देश दिए हैं और मैं अस्पताल में काम करता हूं। इतने सारे वेंटिलेटर, इतने सारे हॉस्पिटल बेड्स जो मोदी जी ने दिया है, उनकी तमाम जनता उनका शुक्रगुजार है। मोदी ने जो काम किया है यहाँ की सरकार 10 जन्म में भी नहीं कर पाएगी। कितने जन्म लगेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इसका फैसला 2 मई को जनता कर देगी। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। चुनाव मतलब एबीपी न्यूज और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम कौन बनेगा मुख्यमंत्री, सीधे मध्य हावड़ा से। पश्चिम बंगाल की राजनीति में काफी उलटफेर हो रहा है। एक और पश्चिम बंगाल में जो भूमि अधिग्रहण आंदोलन हुआ था नंदीग्राम में, ठीक उसी की वजह से और उसके बाद सिंगूर की वजह से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्ता में आई थी और पूरी तरह से बंगाल में परिवर्तन की बयार थी। उसी के बाद अब एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं। 2007 में नंदीग्राम आंदोलन का कवरेज मैंने किया था। एक बार फिर 2021 में वहां जाकर उस जगह का, उस इलाके का, उन लोगों का जायजा लिया तो हमने पाया कि 14 वर्ष बाद भी ये घाव उतने ही हरे हैं जितने उस समय थे। देखिए मेरी ये खास रिपोर्ट। 2021 में नंदीग्राम की एक खासियत है, इस इलाके ने जब भी जिससे प्यार किया है दिल खोल के किया है, और जब पार्टी को सीट से उतारा है तो दिल से भी उतार दिया है। लेकिन इस बार चुनाव में कुछ अलग बात है। मिदनापुर जिले में पड़ने वाले विधानसभा क्षेत्र नंदीग्राम की पहचान उस आंदोलन से है जो जनवरी 2007 में शुरू हुआ था और साल के आखिर तक चला। लेफ्ट के शासनकाल में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों पर गोलियां चली थी और उस गोलीबारी में कई परिवारों पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। 14 सालों बाद नंदीग्राम फिर चर्चा में है क्योंकि नंदीग्राम बंगाल की राजनीति का बड़ा रणक्षेत्र बन चुका है। हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। इस क्षेत्र से विधायक शुभेंदु अधिकारी तब ममता के बड़े सिपहसालार थे, लेकिन आज वो ममता के सामने खड़े हैं। लड़ाई दीदी वर्सेज दादा की होने वाली है। नंदीग्राम के इतिहास में तैखाली पुल की बड़ी भूमिका रही है। इस पुल ने फैसला किया था कि इस आंदोलन के बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता पर काबिज रहेगी। एक बार फिर नंदीग्राम दोराहे पर है। एक ओर है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, दूसरी ओर उनके पुराने सेनापति शुभेंदु अधिकारी। तब विपक्ष की बड़ी नेता रही ममता बनर्जी के नेतृत्व में आंदोलन तेज हुआ और पुलिस फायरिंग का कड़ा विरोध हुआ। उस घटना ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। आक्रोश बढ़ता गया और माना जाता है कि वाम मोर्चे के साम्राज्य के अंत की शुरुआत इसी आंदोलन से हुई थी। लेकिन आंदोलन को कामयाब बनाने के लिए, तब की सरकार को झुकाने के लिए कई परिवारों ने कुर्बानियां दी थी। कुल 42 परिवार हैं जिन्होंने अपनों को खोया था, लेकिन आज वो परिवार बेबस नजर आ रहा है। उन्हीं में से एक हैं सरस्वती सामंत, जिनके बेटे सुब्रतो को नंदीग्राम में एक शहीद का दर्जा दिया जाता है। पूरा इलाका इन्हें सुब्रतो की मां के नाम से जानता है। लेकिन 14 साल गुजर जाने के बाद भी ये मां बेटे की तस्वीर के साथ बैठी है और आंखों से आंसू थम नहीं रहे। মা সারা জীবন দুঃখ, যত সময় মার যত সময় দুটো চোখ নেই বুঝে তার কথা মনে হয়ে পড়ে। এই সকল ছেলের সাথে যখন আমার বেটা ঘুরতো এগাকে দেখলে আমার দুঃখ হইছে নি, তখন আমার কি দুঃখ হইছে নি এই সকল ছেলের সাথে আমার বেটা ঘুরতো। যার মা সব সময় মনে রইবে যত সময় আমার চোখ নেই বুঝে। नंदीग्राम में यह दर्द कई परिवारों का है, लेकिन चुनावी माहौल में मरहम के बजाय इस दर्द पर राजनीति की लकीर खिंच चुकी है। शुभेंदु अधिकारी के पाला बदलने से कई शहीद परिवार परेशान हैं, उलझन में हैं। एक ओर ममता बनर्जी हैं, जिन्हें दीदी का दर्जा हासिल है, तो दूसरी ओर शुभेंदु अधिकारी जो दादा के नाम से जाने जाते हैं।
नंदीग्राम में ये पहला मौका होगा जब दीदी और दादा एक दूसरे के खिलाफ ललकार कर रही हैं। अमर नाम तुम्हार नाम, सिंगूर भांगोर नंदीग्राम। क्या इन इलाकों में अब सिर्फ शहीद वेदियां रह गई हैं या सिर्फ ये मूर्तियां जो ये बता रही हैं कि ये इलाके नंदीग्राम, सिंगूर या फिर भांगोर इन लोगों को भूले नहीं हैं, उन शहीदों को याद रखा है? क्या इन्हें सिर्फ अब राजनीति में एक रणनीति के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है? क्या नंदीग्राम वो रण क्षेत्र है जो फैसला करेगा कि बंगाल के रण में जीत कौन हासिल करेगा? हाल ही में नंदीग्राम में दीदी और दादा की अलग अलग रैलियां हुई, जब ये देखा गया कि कुछ दीदी के साथ चले गए तो कुछ दादा के साथ, लेकिन सुब्रतो सामंत का परिवार अब भी दीदी के साथ खड़ा है। আমাদের স্বামীরা ওখানে শহীদ হয়ে গেছে, তাহলে দাদা সেই শহীদদের উপরে মোমবাতি জ্বালতে আসছে, ফুলের মালা দিতে আসছে, তাহলে ওখানে কাকে দরকার? দাদা একা হলে হবে না, দাদা শহীদ পরিবারদের, আমাদের স্বামী শহীদ হয়েছে, তাহলে আমাদেরকে দরকার তো দাদার ওখানটায়। তাহলে দাদা আমাদেরকে না বলিয়া তাহলে দাদা ওখানটা মোমবাতি জ্বালো কাকে লিয়ে আর কাকে মোমবাতিটা জ্বালো ওখানটায়, তাহলে আমাদেরকে ডাকতে হইতো। 55 साल की सरस्वती सामंत बहुत भावुक है। परिवार गुर्बत में जी रहा है। बेटे को नौकरी की मांग अब तक पूरी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी परिवार कहता है कि दीदी में उन्हें पूरा भरोसा है। इनके दूसरे बेटे और सुब्रतो के भाई शुभेंदु के फैसले को गद्दारी का नाम दे रहे हैं। আজকের আমাদেরকে চোখটা দেখিয়েছিল, তো ওই জায়গা থেকে চলে গেছে, তো ওই জায়গা থেকে ও চলে গেছে, আমিও তো ওই জায়গার মধ্যে যাব না। আমি যেই দলটা প্রথম থেকে করতেছি ওই দলটাই করব। नंदीग्राम के आंदोलन में अपनों को खोने वाले ऐसे कई परिवारों को ममता बनर्जी ने मदद की है, सरकारी नौकरी भी दी गई। यही वजह है कि सुब्रतो सामंत का परिवार दीदी के साथ है, लेकिन कुछ कश्मकश में है। वजह है शुभेंदु अधिकारी, जिनके चलते कुछ दीदी के खिलाफ मुखर भी नजर आ रहे हैं। आंदोलन में सुप्रिया जाना की भी मौत हुई थी। आज उनके पति दीदी से नाराज और दादा के करीब दिख रहे हैं। কোন পরিবারের সঙ্গে উনি একবার সাক্ষাৎ করলো না, কোন পরিবার কিভাবে কাটাচ্ছে, কিভাবে চলছে, কিভাবে তাদের দিন যাচ্ছে, তো সেটা একবার মুখে করলো না, জিজ্ঞেস করলো না। लेकिन टीएमसी के नेता ऐसे लोगों को सुविधावादी करार दे रहे हैं, सबको मदद किए जाने का दावा कर रहे हैं। 2011 সালে নেত্রী ক্ষমতায় আসার পর প্রত্যেকটা শহীদ পরিবারকে 3.5 লক্ষ টাকা করে ক্যাশ দিয়েছে এবং আহত পরিবারকে 1 লক্ষ করে টাকা দিয়েছে। এছাড়াও এই 10ই নভেম্বর এই বছর 2020 সালে এসে নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যারা নিখোঁজ পরিবার 10ই নভেম্বর তাদেরকে 4 লক্ষ করে টাকা দিয়েছে। তাদের পরিবারকেও আমরা আগে টাকা চাকরি দিয়েছি সবাইকে। এবারে যেহেতু এখানে শুভেন্দু অধিকারী একটা ফ্যাক্টর ছিল। पर बीजेपी टीएमसी पर ऐसे परिवारों के आश्रय राजनीति करने का आरोप लगा रही है। মমতা ব্যানার্জি নন্দীগ্রামে প্রার্থী হচ্ছে, উনি শহীদদের দেখিয়ে আবার রাজনীতিতে আসতে চাইছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি যদি দেখেন সত্যেন গোল উনি শহীদ পরিবার, উনি দীর্ঘদিন ধরে নিখোঁজ, এখনো নিখোঁজ আছে, অথচ সেই সত্যেন গোলকে ঠকিয়ে তৃণমূল দল তার সমূহ জায়গা জমি আত্মসাৎ করেছে। এটা নন্দীগ্রামের কাছে খুবই লজ্জাজনক এবং ওই শহীদ পরিবারগুলির কাছে খুবই লজ্জাজনক। बंगाल की जनता पूछ रही है और देश की जनता जानना चाहती है कि आखिरकार नंदीग्राम से कौन जीतेगा। लोगों से ही पूछ लेते हैं, कौन जीतेगा? बीजेपी तृणमूल उम्मीदवारों का अभी तक कम से कम नाम नहीं दिया गया, लेकिन उससे पहले जनता ये कह रही है कि कौन जीतेगा। लेकिन इसका फैसला तो नंदीग्राम की जनता ही करेगी, वोट के अपने निशान पर बटन दबाकर कि आखिरकार नंदीग्राम का संग्राम का विजेता कौन होगा। लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री एबीपी न्यूज पर, आपको रखे आगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और उसी के साथ सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी जी समेत अन्य सदस्य चुनाव समिति के उपस्थित थे। उसके बाद केंद्रीय चुनाव समिति ने असम में होने वाले विधानसभा के चुनाव के कैंडिडेट के नाम फाइनल किए हैं, प्रत्याशियों के नाम, और उन नामों की मैं घोषणा करता हूं। हमारे इस
तरफ वहाँ के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी, और इस साइड हमारे वहाँ असम प्रदेश के अध्यक्ष रंजीत दास जी, हमारे हेमंत बिश्व शर्मा जी, लोकप्रिय वहाँ के मंत्री, और उसी के साथ साथ असम गण परिषद के अध्यक्ष अतुल वोरा जी और वर्किंग प्रेसिडेंट श्री केशव महंता जी यहाँ पे उपस्थित हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने अलायंस असम गण परिषद और यूपीपीएल के साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का फैसला किया, और हमारे दोनों जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे गठबंधन हो चुका है, सीटों का भी तालमेल हो चुका है। अब मैं एक एक करके नाम, जो चुनाव समिति ने कैंडिडेट्स के नाम फाइनल किए, प्रत्याशियों के नाम, उनके मैं बोल रहा हूँ। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रंजीत कुमार दास जी हैं, वह चुनाव लड़ेंगे पठार छार खुशी से, और माननीय मुख्यमंत्री श्री सर्बानंद सोनोवाल जी वह माजुली से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। पहले भी माजुली ही विधानसभा से चुनाव से जीते थे। माजुली हेमंत बिश्व शर्मा जी वहाँ से जालुकबरी वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। पहले भी वहीं से जो विधानसभा का चुनाव लड़े वहाँ से जीते, वहीं से उसके बाद मंत्री बने। हाँ, जालुकबरी। हाँ, बाकी और सीटों का नाम मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ। ढेकियाजुली से श्री अशोक सिंगल, बरसोला से श्री गणेश कुमार लिंबू, रंगपारा से श्री कृष्ण कुमार तांती, सोतिया से श्री पद्मा हजारिका, विश्वनाथ से श्री प्रमोद बोर ठाकुर, बिहाली से श्री रंजीत दत्ता, गोपुर से श्री उत्पल बोरा, ढींग से श्री संजीव कुमार बोरा, बतार द्रोबा से श्रीमती अंगोर लता डेका, रुपोई हाट से श्री नाजिर हुसैन,